Welcome students to the medical family. Myself Muskan Gupta. Today I am gonna review or analysis of the question about FON paper. आज हम लोग FON पेपर का एनालिसिस और रिव्यू करके देखेंगे कि कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर था जो कि 22 मई को हुआ था सेकेंड फेज में। और हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, मॉडरेट टू हाई था, हाई टू मॉडरेट था, किन किन स्टूडेंट्स ने कैसा कैसा आंसर किया है, किन किन स्टूडेंट्स ने कौन सा क्वेश्चन को स्किप किया है। हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा लेवल देखेंगे। आप लोग, मैं जो एनालिसिस करूंगी आप उस एनालिसिस से अपने अपने जो भी पैटर्न लिखा होगा उसको आप मैच करिएगा। फर्दर आप लोग रियलाइज करिएगा कि क्या आप लोगों ने वैसा आंसर अटेंड किया है, क्वेश्चन जो अटेंड किया है या नहीं, पेपर लिखा है वैसा या नहीं। इसमें आपको बहुत सारे मैं बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, ताकि जो भी एग्जामिनर हो, जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे, वो कैसे आपका अटेंशन सीख करेंगे। आप किस तरह से पेपर लिखते हो, पेपर अगर आप रिप्रेजेंटिंग वे में लिखते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। फ्लो चार्ट डालते हो या नहीं डालते हो, बहुत ज्यादा नैरेटिव वे में कर देते हो, थ्योरी ऐसे वे में लिख देते हो। आपको हमेशा पॉइंट वाइज में आंसर को लिखना है, वो आपको फोकस में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि हम लोग देखे थे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों का पूछा जाता है, जिसमें से कि 3 आया है और आपको एनी हाउ 2 अटेंड करना है। आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर मल्टीप्लाई इनटू 2 है, तो आपको एनी हाउ 3 में से 2 अटेंड करने ही होंगे, जो कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, आपके 15 मार्क्स कैरी करेंगे। जिसमें से कि क्वेश्चन पैटर्न आता है ABC। क्वेश्चन नंबर ए जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होगा वो आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर बी जो होगा वो आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर सी जो होगा वो आपका 7 मार्क्स कैरी करेगा। तो जो आपका ए बी सी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इसलिए आता है ताकि आप उसको अच्छे से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन का आंसर लिख सको। और आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को पॉइंट वेज में लिखो। कभी भी थ्योरी और नैरेटिव वे में एकदम ऐसे लिखे जा रहे हो, पूरा वन लाइनर, मतलब कि एटलीस्ट आपका आंसर जो होता है वन लाइनर होना चाहिए, पॉइंट वाइज आपका आंसर होना चाहिए। आप निमोनिक्स वे में लिखते हो या नहीं, फ्लो चार्ट बनाते हो या नहीं, आप कैसे अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करते हो। एग्जामिनर जो होता है, वो कॉपी जो चेक करने वाला जो होता है, वो आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर सीट का पैटर्न देखता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेंड किए हो। आप अगर अच्छे से पेपर लिखते हो, एक प्रेजेंटिव वे में लिखते हो, एग्जामिनर बस जो भी कॉपी चेक करने वाले हो तो वो बस आपका ऊपर का लाइन देखते हैं। आप अगर सुंदर से सजा के फ्लो चार्ट बनाए हो, प्रॉपर लाइनिंग में एक एक पॉइंट वाइज आंसर किए हो, आपको वो ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो फर्स्ट लॉन्ग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन नंबर ए में क्या आया था, डिफाइन बेड सोर। मतलब कि फंडामेंटल का जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, बेड सोर। बेड सोर क्या है, आप बेड सोर से क्या समझते हो। तो कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो 2 मार्क्स कैरी करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, एक जो होता है आप ऑथर के बेसिस पे, राइटर के बेसिस पे लिख सकते हो आंसर, और एक जो होता है वो आप खुद से बना के लिख सकते हो। आप अपना मतलब कि आप खुद से, मतलब कि एज यू विश, खुद से भी आंसर लिख सकते हो, एक डिफिनेशन। क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो आपको एनी हाउ 2 डिफिनेशन लिखने ही होंगे। तो बेड सोर का क्या आंसर हो सकता है। तो बेड सोर इज अ सोर, बेड सोर मतलब कि बेड सोर एक तरह का क्या, सोर का मतलब वो घाव, वुंड, लीसन, उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं। बेड सोर इज अ Bed sore is a kind of sore or ulcer in which the client is suffered from ulcerated wound by pressure exerted on affected area, which leads to slow circulation and ultimately causing necrosis, which is occurred by prolonged sitting or lying position। मतलब कि आप अगर लंबे समय से कहीं पे बहुत ज्यादा, मतलब लंबे, जैसे कि पेशेंट हो गए, कोमा के पेशेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो आप अगर बहुत लंबे समय से सोए हुए हो, लेटे हुए हो, तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है, बेड सोर देखने को मिल सकता है। आप चाहो तो बेड सोर में जरूरी नहीं है कि एक, अगर आप एक ऑथर बेसिस पे डिफिनेशन लिख दिए हो, अगर आप एक ऑथर बेसिस पे डिफिनेशन लिख दिए हो, तो आप जो दूसरा है, आप जरूरी नहीं कि डिफिनेशन ही लिखो। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक में डिफिनेशन के बाद दूसरे में एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप अपने नोटबुक में या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर के बगल में लिख लो। अगर 2 मार्क्स का है तो पहले लिख लो ऑथर बेसिस डिफिनेशन और दूसरा लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना पेपर को हमारे, तो एक डिफिनेशन लिख देंगे और एक एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, अब नाउ फर्दर मूव टुवर्ड्स द बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में क्या आया था, लिस्ट द काउजेस ऑफ बेड सोर। मतलब कि यहाँ पे लिस्ट करना है, एक मिनट।
जब क्वेश्चन पेपर में, जैसा कि हमारा जब क्वेश्चन पेपर में लिस्ट द काउज ऑफ बेड्स और पूछा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर में पहले ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या पूछा है? लिस्ट। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में देख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एक्सप्लेन। एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन एंड लिस्ट। आपको क्वेश्चन पेपर बी में जो कि 6 मार्क्स कैरी कर रहे थे, उसमें भी सबको लिस्ट करना है। मतलब कि आप जैसे कि सामग्री बनाते हो कुछ भी मार्केट से खरीदने के लिए, तो आप उसमें लिस्ट बनाते हो कि हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप उसमें एक्सप्लेन तो नहीं करते हो कि हाँ ये इस लाल रंग का है, इसमें ये केमिकल पाया जाता है, इसको ऐसे पैकेजिंग करते हैं, ये तो आपने एक लिस्ट में बनाते हो। बस यहाँ पे आंसर में लिस्ट करने के लिए बोला गया है। तो जब लिस्ट करने के लिए बोला जाए ना, तो आप आंसर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप वहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे बी का आंसर में हम लोग लिख लेंगे, फॉलोइंग आर द लिस्ट काउजेज ऑफ बेड सोर। इस तरह से आप लिख लोगे। फिर कॉलम दे करके हम लोग मूव करेंगे, कॉलम दे करके मूव करना है। देन आफ्टर आप यहाँ पे चाहो तो एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बना सकते हो किसी भी वे में, ठीक है? तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना लेना। यहाँ पे लिख लेना काउजेज ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग एग्जाम में फुल लिख लेना, काउजेज ऑफ बेड सोर, ठीक है? उसी तरह से आप यहाँ पे फिर एक बना लेना, फिर दूसरा यहाँ पे बना लेना, तीसरा। मतलब कि एटलीस्ट 6 मार्क्स का है, तो आपको 5 तो कम से कम मैक्स यहाँ पे बनाने ही होंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप ऐसे लिखना, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, ऐसे। आप इसके अंदर आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में यहाँ पे लिखना होगा इस तरह से, ऐसे फ्लो चार्ट बना लेंगे। पहले ऊपर में हेडिंग दे देंगे जो भी क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट क्या हो सकता है? तो फ्रिक्शन, जैसे कि बेड सोर का क्या क्या काउजेज हो सकता है, बेड सोर कैसे होता है क्लाइंट में, तो उसमें लिख सकते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्स। और जैसे ही हम लोग लिखेंगे उसका लिखेंगे वन, तो फर्स्ट और फ्रिक्शन लिखे। तो फ्रिक्शन से कैसे हम लोगों को बेड सोर हो रहा था, तो हम लोग देख रहे थे कि जो भी मतलब कि हम लोग अगर जिसकी बॉडी में अगर हमारा जो बेडशीट है, अगर बेड है, अगर उसमें हम लोग स्लीप कर रहे हैं, अगर स्लीपिंग पोजीशन में हमारा जो बेडशीट है और अगर स्किन है, तो हमारी स्किन और बेडशीट के बीच में जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जैसे कि मान लो जो बहुत लंबे टाइम से सो रहे हैं पेशेंट, तो उसके बॉडी और उसके जो बेडशीट के बीच में होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। वो किसी भी तरह का मूवमेंट अगर हल्का सा भी करते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बीच जो बॉडी का जो हीट होता है उसकी वजह से बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे आप पैचेस दे नोटिस करना कि आप गलती से कभी घर में अगर किसी एक पोजीशन में सो जाते हो, तो आपके चेहरे पे बेडशीट का या फिर अगर रिंकल बेड होता है, तो उसके दाग पड़ जाता है बॉडी पर, पूरा रेड रेड हो जाता है हमारा बॉडी। उसी तरह से ये फ्रिक्शन के वजह से होता है। फिर सेकंड में आप क्या लिख सकते हो? सेकंड में आप मॉइस्चर लिख सकते हो। मॉइस्चर के वजह से भी हो सकता है। अगर बॉडी हमारा ड्राई नहीं रहेगा, वेट के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो क्या हो सकता है, वहां पर स्किन का भी प्रोडक्शन हो सकता है। कैसे? मतलब कि वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर गीला रहेगा वो बॉडी, तो वो हमारा जो स्किन का जो इंटीग्रिटी होगा वो लूज कर जाएगा। स्किन का इंटीग्रिटी लूज होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऊन होगा ही होगा। आप नोटिस करना, जब हमारा जो हाथ पैर होता है, जब बहुत ज्यादा अगर वाटर पार्क चले जाते हैं लोग, तो जो हमारा हमारा जो फिंगर टिप्स होता है या फिर जो स्किन होता है, उसमें बहुत ज्यादा पानी की वजह से वो पैर हाथ फूलने लगता है। और अगर अगर आप वो इजिली अगर आपको चोट लगा उस कंडीशन में, तो वो क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो इसी वजह से मॉइस्चर फ्री होना चाहिए बेड सोर को से प्रिवेंट होने के लिए। थर्ड का उसमें क्या डाल सकते हैं? रिंकल्ड बेड। अगर हमारा बेड रिंकल्ड फ्री नहीं होगा, अगर बेड बहुत मुड़ा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा, तो उसके वजह से भी आपको वहां पे हो सकता है बेड सोर। फिर यहाँ पे और क्या देख सकते हैं? एक यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमारा पैथोजेनिक, हाँ, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस से भी हो सकता है। जो पैथोजन का जो ऑकरेंस हो जाएगा हमारे बेड पे, अगर हमारे बेड के पास आसपास हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, वहां पे पैथोजेनिक ऑकरेंस हो सकता है। उस वजह से भी वहां पे हम लोग को बेड सोर देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होने से भी हो सकता है। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट होता है, तो उस वजह से भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो वहां पे क्या होगा, जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है, जैसे कि जिस बॉडी का वो पार्ट जिससे कि ज्यादा वेट पुट होता है, जैसे कि हमारा जो भी मतलब कि वेस्ट एरिया हो गया, शोल्डर एरिया हो गया, हेड एरिया हो गया, ये सारा जो बॉडी का जो हमारा पार्ट है, ये ज्यादा वेट कैरी करता है, जो कि बेड पे या फिर किसी भी
प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन या फिर लाइंग पोजीशन में क्या होता है, वहां पे प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है। इसी तरह से आप फर्दरली सारे पॉइंट्स लिखोगे एंड सम हो, बस ब्रैकेट में एक एक पॉइंट को आप चाहो तो नीचे में, जैसे कि फ्लो चार्ट बना लिए तो एक एक पॉइंट को आप, जैसे कि मॉइस्चर लिखे एक पॉइंट, तो फिर मॉइस्चर को थोड़ा सा एक ब्रैकेट में आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्यू टू वेट इन्वायरमेंट स्किन इंटीग्रिटी लूज्ड। आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर उसी तरह से रिंकल्ड बेड हुआ तो रिंकल्ड बेड में भी लिख सकते हो, ड्यू टू, ब्रैकेट में बता रही हूं मैं, ड्यू टू irregular pattern of bed, irregular pattern of bed, skin would be डिस्कम्फर्ट, मतलब जो हमारा स्किन होगा उसमें वो कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप जब सोओगे तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहोगे। इसी तरह से फर्दर आप क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। नाउ एक्सलेट टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सी। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में देखे थे, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन दी प्रिवेंटिव मेजर्स सोर्स, मतलब कि हम लोग सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम लोग ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, क्या क्या ऐसे हम लोग मेजरमेंट्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग उसके लिए कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम लोग उसके लिए एक्शन लेंगे, क्या हम लोग उसके लिए केयर प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन में ये लिखना है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करने को कह रहा है, तो जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन आ रहा है तो आप अगेन यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे लिख लेना आप फॉलोइंग, पहले पहले मैंने जैसे कि बताया था क्वेश्चन नंबर सी। और हाँ, हर क्वेश्चन में ये वन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से लिखना, क्वेश्चन नंबर वन का सी का आंसर सी, ये अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि ये ऑलरेडी स्प्लिटिंग वे में है तो आपको बहुत ज्यादा सब पॉइंट्स ऐड करने की नीड नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे लिख लेना फॉलोइंग, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सोर, इस तरह से यहाँ पे लिख लेना। देन आपकी कॉलम, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया फ्लो चार्ट बनाने को, तो जब ये एक्सप्लेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लो चार्ट बड़ा होगा, तो आप इस तरह से ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे। फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर बोल रहा है वो लिखना होगा, तो फॉलोइंग आर द मेजरमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिंग मेजर्स फॉर सोर, यहाँ पे आप लिख देना। देन आफ्टर आप ऐसे ऐसे बना लेना, सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाना, मैं बस आपको थॉरली बता रही हूँ, बट आप लोग सुंदर से फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। इस तरह से फ्लो चार्ट बना लोगे, आप कोशिश करना कि पूरा एक पेज आप इसको कैरी कर पाओ। अगर पूरा फुल पेज कैरी करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका ये पेज भी थोड़ा फील होगा, आपका पेपर भी थोड़ा इंप्रेसिव दिखेगा, और उससे क्या होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो बस आपको ये देख करके ये मार्क्स दे देगा। आप फर्दरली अगर उस चीज को इसको एक्सप्लेन करते हो, एक एक पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन करते हो, वो आपका फुल 7 है, तो एनी हाउ आपको 5 मार्क्स वो देगा ही देगा, ये आप लिख के ले लो। लेकिन हाँ, आपको फ्लो चार्ट में फुल्ली बनाना होगा, तो जैसे कि बीच में ये लिख लिया, आप क्वेश्चन का कंटेंट लिख लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसके बाद आप इसमें लिखते हो फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स, उसके बाद आप लिखते हो क्या, उसके बाद आप लिखते हो कीप क्लाइंट्स, कीप क्लाइंट्स ड्राई एंड क्लीन, उसके बाद आप ये लिखते हो, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो, डायग्नोसिस ऑफ द सोर, उसके बाद आप क्या लिखते हो, मसाज विथ, उसके बाद आप लिखना है यहाँ पे मसाज विथ पाउडर, वॉशिंग विथ शैम्पू ऑन अफेक्टेड एरिया, जो भी हमारा जहां पे भी उंड होगा, जहां पे भी हमारा पैचेस होगा, ड्राई पैचेस होगा, उसको आप लोग वहां पे वॉश कर सकते हो, वहां पे आप कोशिश कर सकते हो हाइजीन मेंटेन करने का। इस तरह से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, वहां पे देख सकते हो कि जो भी अफेक्टेड एरिया होगा हमारा, वहां पे अगर आप वॉश करोगे तो वहां पे जो भी पैथोजेनिक ग्रोथ होगा, आप उसको क्लीन करोगे तो वो कहीं ना कहीं रिमूव होगा, ठीक है।
उसी तरह से आप फर्दरली यहाँ पे लिख सकते हो टीच, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टीच द क्लाइंट अबाउट, टीच द क्लाइंट अबाउट बेड सोर। आप बेड सोर के बारे में जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में आप बता सकते हो कि जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं बेड सोर के पैचेस को, कलरेशन को देख करके डर जाते हैं। उसी तरह से आप अगर फ्लो चार्ट में ऐसे बना लेते हो पहले, उसके बाद एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन करने को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स विच हु आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस बेड सोर। मतलब कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आपको वो आपको क्लाइंट्स बोलेंगे कि हाँ मेरे को भी बेड सोर है, मेरे को भी बेड सोर है। तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि वो सही में उस पेशेंट को बेड सोर है भी या नहीं, या फिर वो इसी तरह से बोल रहा है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस में फर्दरली आपको एक्सप्लेन भी करना है। फिर फर्स्ट इधर आना है, इस फ्लो चार्ट के नेक्स्ट पेज के बाद नीचे में लिखना है फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स हु आर अफेक्टेड फ्रॉम बेड सोर। उसके बाद इसके पॉइंट्स में ही हमको लिखना होगा, उसके बाद हम लोग इसमें लिख क्या बताए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स में, उसमें बस कुछ भी एक पॉइंट लिख देंगे, पेशेंट्स हु आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस, अफेक्टेड फ्रॉम दिस वी विल आइसोलेट द पेशेंट। हम लोग वहां पे आइसोलेट करेंगे। ठीक है, हल्का सा फर्दरली बस पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। फिर सेकंड में क्या था, डायग्नोसिस ऑफ द बेड सोर, डायग्नोसिस करना है बेड सोर का, मतलब कि किस तरह का उसको पेशेंट को सोर हो रहा था। फिर फर्दरली इसमें लिखेंगे किस तरह का डिस्कलरेशन हो रहा है या नहीं पेशेंट्स में, क्या वुंड का सिवियरिटी है वो हम लोग इसमें चेक ऑन करेंगे। पेशेंट को कितने सिवियर, किस लेवल का पेशेंट को वुंड हो रहा है, किस तरह का डिस्कलरेशन, रेड पैचेस है या नहीं, वुंड का क्या कितना डीप वुंड हो रहा है, ये सब हम लोग इसमें चेक करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा मैंने क्या बताया था एक्सप्लेनेशन में, मसाज करने को, मसाज विथ पाउडर। ठीक है, पाउडर से हम लोग मसाज देंगे पेशेंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग पाउडर ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द पेशेंट। फिर इस तरह से ये लिख लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में मैं क्या बताई थी कि टू वॉश द, टू वॉश द अफेक्टेड एरिया, जहां भी यहाँ पे भी जहां पे भी उंड होगा, जहां पे भी अफेक्टेड एरिया होगा, जहां पे भी पैथोजेनिक ग्रोथ होगा, वहां पे हम लोग शैम्पू से क्लीन करेंगे। ठीक है, टू क्लीन द उंड एरिया विथ शैम्पू, इसलिए हम लोग करेंगे उसको कोई भी पैथोजेनिक ऑकरेंस वगैरह जो वहां पे ना हो। फिर उसके बाद हम लोग उसको ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर पाउडर वगैरह अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप फर्दरली एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख करके उनको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ओरल हाइजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहे हैं ओरल हाइजीन क्या है। तो हम लोग जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, एक आप अपने ऑथर के बेसिस पर डिफिनेशन लिख सकते हो, और दूसरा जैसा कि मैंने बताया था कि आप काउजेज, साइन एंड सिम्टम्स, या फिर एक डिफिनेशन आप खुद से भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, हमेशा आंसर को इस वे में लिखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में डिफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज ओरल हाइजीन, तो यहाँ पे आंसर लिखना है ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन इज डिफाइंड एज, आपको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को डिफाइन करना है, इस तरह से लिखना है, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना। डिफिनेशन पूछा जाए तो यहाँ पे लिखना है ओरल हाइजीन इज डिफाइंड एज इट इज अ hygiene or to clean the mouth in a way to maintain the integrity of mucus, teeth and gums and mucous membrane of the mouth or buccal cavity in order to prevent from any infection or
any order at हेलिस्टोसिस. व्हाट इज हेलिस्टोसिस? हेलिस्टोसिस का मतलब होता है बच्चों बैड ऑर्डर. मतलब कि जो भी हमारा अगर माउथ वॉश नहीं करेंगे, हम लोग ब्रश नहीं करेंगे, तो उससे बैड ऑर्डर आएगा, जिसके कारण हेलिस्टोसिस हो सकता है. इसलिए हम लोग ओरल हाइजीन को एक में डिफाइन करेंगे, एक में लिख सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स. मैंने बताया था ना, साइन एंड सिम्टम्स में अभी बताया था हेलिस्टोसिस. अभी मैं बताई थी हेलिस्टोसिस. या फिर किस वजह से ओरल, या फिर किस वजह से ओरल हाइजीन नहीं हो सकता है. अगर माउथ में, अगर किस तरह माउथ में अगर नेग्लेक्टेड माउथ होगा, तो उसमें किस तरह का, ये मतलब कि किस तरह का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पे लिख सकते हो, इफ ओरल हाइजीन इज नॉट मेंटेन देन पेशेंट विल हैव हेलिस्टोसिस. ठीक है. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर बी विच इज ऑफ 6 मार्क्स, जो कि 6 मार्क्स का है हमारा. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा अगेन, यहाँ पे पूछा गया है लिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ. यहाँ पे क्वेश्चन किया गया लिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ. अगर वो माउथ जिसका केयर ना किया जाए, जिसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, कॉलेज आते हैं, नहाते भी नहीं, ब्रश नहीं करते हैं, और वो डायरेक्ट कॉलेज चले आते हैं. तो उस केस में भी बाबू आपको हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए ये चीज आपको पढ़ने के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है. तो इसके आंसर में भी हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. जैसा कि मैंने बताया था आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप फिर से अगेन यहाँ पे लिख सकते हो, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ. उसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हो. अगर मान लो आपका 4 से 5 पॉइंट है, तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो, ऐसे अम्ब्रेला के शेप में. तो अगर कम पॉइंट्स वाले हैं, आप इस तरह से भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, अम्ब्रेला शेप में भी. आप लोग सुंदर से अम्ब्रेला बनाना, मैं थॉरली बता रही हूँ. इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट में डाल देना डेंटल केरीज. इसके आंसर में बता रही हूँ आपको स्टूडेंट्स, डेंटल केरीज, डेंटल प्लेक, ब्लीडिंग गम्स. इसके बाद और क्या हो सकते हैं, ग्लोसाइटिस. उसके बाद हम लोग देखेंगे हेलिस्टोसिस. उसके बाद हम लोग और फर्दर क्या देख सकते हैं, और किस किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, पायरिया. और अगर और भी कुछ भी प्रॉब्लम है, स्वेलिंग, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो. जिससे कि जैसे कि हम लोग लिख रहे थे, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में बना रहे थे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द निग्लेक्टेड माउथ. तो इसके जो भी अम्ब्रेला के जो स्टिक है, उसमें हम लोग लिख देंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नेग्लेक्टेड माउथ. ठीक है. और हम लोग ऐसे हेडिंग में भी डालेंगे, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ. अब हम लोग ऐसे फ्लो चार्ट में अम्ब्रेला बना दिए. फिर उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको नंबरिंग भी देना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे. देन फर्दरली आपको इसको वन बाय वन एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी करना है, और ज्यादा नहीं. जैसे कि आप डेंटल प्लेक लिखते हो, तो बस उसमें आपको एक लाइन का ही लिखना होगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है. जैसे कि आप इसके बाद लिखते हो, जैसे कि आप फर्स्ट में लिखते हो डेंटल प्लेक. तो डेंटल प्लेक में क्या हो रहा था, तो इसमें बस ब्रैकेट में आप छोटा सा भी लिख सकते हो, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू अनहाइजीनिक ऑफ ब्रशिंग टीथ causing deposition of food in the gums
डिपोजिशन ऑफ फूड बिटवीन टीथ, गम्स, आप कुछ भी इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब कि जो कि रिलेटेड होना चाहिए। ऑफ कोर्स डेंटल प्लेग से। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट बताया था डेंटल केरीज। ये सभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी के बता रही हूँ। डेंटल केरीज, डेंटल केरीज में आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, इसमें आप लिख सकते हो decalcification of tooth enamel, decalcification of tooth enamel, जो हमारा दांत का जो सबसे आउटर पार्ट है, जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं, उसका डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है। मतलब कि जो कैल्शियम होता है वो हमारे दांत से लॉस होने लगता है, झड़ने लगता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में डीकैल्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग फर्दरली, और क्या था, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स भी लिख सकते हैं ड्यू टू इनप्रॉपर एंड अनहाइजीनिक ऑफ माउथ केयर, ब्लीडिंग काउजेस, कुछ भी आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद बस आपको वन लाइनर में ही लिखना है। फिर फोर्थ पॉइंट में आप आ जाएंगे हेलिस्टोसिस। हेलिस्टोसिस में जाहिर सी बात है, if our origin of helictosis is not good, our mouth will be not healthy। अगर हमारा हेलिस्टोसिस ही सही नहीं होगा, हमारा माउथ का ओरिजिन ही सही नहीं होगा, तो हमारा माउथ का केयर कैसे हो पाएगा। जैसे कि हेलिस्टोसिस में हम लोग देख रहे थे बैड ऑर्डर। देखिए आप स्टूडेंट्स नोटिस करना, जिस भी स्टूडेंट्स का, जिस भी क्लाइंट का, फिर जिस भी पर्सन का माउथ स्मेल करेगा, उसका माउथ हाइजीनिक कभी नहीं रहेगा, उसके माउथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा काउज करेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइडिया में। हमारा जो लास्ट पॉइंट था क्या था, फाइडिया को एक्सप्लेन करेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं करना है, मैं जैसा कि आपको बार बार बता रही हूँ, बस आपको फ्लो चार्ट बनाना है, सारे पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट करके सारे आपको लिखने हैं, और सारे पॉइंट्स में बस वन लाइनर, मैं कह रही हूँ वन लाइनर आपको बस उसमें एक्सप्लेन करना है, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ वन लाइनर आप लोग डालोगे, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, तो आप लोग इसी तरह से स्टार्ट करना। फिर पाइडिया में भी हम लोग उसमें लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ पस इन द पॉकेट्स ऑफ द टीथ। हम लोग जो भी टीथ के पॉकेट्स होते हैं उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दिया बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपना कॉपी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव वे में मैंने बताया। अगर आप इस तरह से पेपर लिखोगे, यू विल रियली गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। So now come to the another question. What that is define nursing? मैं अगेन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो यहाँ पे जो एक डिफिनेशन होगा वो ऑथर के बेसिस पे आपको लिखने होंगे। डिफाइन नर्सिंग कह रहा है तो आप इसमें डिफिनेशन ही डालिएगा। वहां पे क्वेश्चन था व्हाट इज ओरल हाइजीन, बट यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कहने को डिफाइन करने को कह रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एक ऑथर के बेसिस पे लिखिएगा, और एक एज योर विश, या फिर आप खुद से जो भी आप समझते हो नर्सिंग से वो आप लिख सकते हो। तो व्हाट इज नर्सिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्सिंग, तो इसमें आप बता सकते हो कि नर्सिंग, the word nursing derives from the Latin word nutri which means to nourish। जो जो नर्सिंग का जो वर्ड है वो किससे आया है, लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज न्यूट्री। एंड व्हाट इट इज मीनिंग, and its meaning is to nourish। तो हम लोग नर्सिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो, एंड नाउ यू विल राइट द आंसर लाइक इन दिस वे। यू कैन राइट nursing is defined as it is art and science of care in which a dignified and a qualified nurse provides care to the vulnerable or the needy sick people in order to prevent, promote or rehabilitate from the illness is known as nursing। मतलब कि नर्सिंग वो आर्ट और वो विज्ञान है जिसमें कि एक डिग्निफाइड और एक क्वालिफाइड नर्स जो होती है, मतलब कि जो भी इंजर्ड पीपल होते हैं, जो भी सिक पीपल होते हैं, जो भी मतलब कि जिनको जरूरतमंद होते हैं, उनको वो क्या करती है, केयर प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है, वो खुद से केयर देती है। जैसे कि किसी भी तरह किसी को चोट लगा हो तो उसको बताती है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप थोड़ा बैठिए, वो केयर प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, प्रोमोट और रिहेबिलिटेट, मतलब कि वापस से जो भी हमारा जो हेल्थ होता है वो उसको रीस्टोर करने में हेल्प करवाती है। दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग। नाउ move towards the second question, that is B, which includes 6 marks, जो कि हमारा 6 marks का होता है। तो अगेन व्हाट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे पूछ रहे हैं नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि ये 6 marks के हैं तो आप यहाँ पे भी अगेन हेडिंग में लिख सकते हो। हमेशा क्वेश्चन मेंशन करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर, देन यू हैव टू राइट फॉलोइंग आर दी following are the principle of नर्सिंग। नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग डालना है, देन यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। प्रिंसिपल शुड बी ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। हम लोग हमेशा प्रिंसिपल को पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है? तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अ नर्स शुड मस्ट हैव, a nurse should must have practical training and experience in मेडिकल फील्ड। मतलब कि एक जो नर्स होती है, एक क्वालिफाइड नर्स जो होती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, ताकि वो एक क्वालिटी केयर दे सके। मैक्सिमम से ज्यादा वो एक क्वालिटी केयर दे सके, जो भी क्लाइंट को वो डील कर रही है, ट्रीट कर रही है, उनको जो भी। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे अ नर्स शुड live in a home set to form their moral and discipline। एक नर्स को हमेशा अपने मोरल में, मतलब कि हमेशा एक डिसिप्लिन में, एक मैनर वे में बात करना चाहिए। हमेशा उनको जो होता है, एक जो भी क्लाइंट होता है उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एक जैसे आप घर पे रहते हो, जैसे आप घर के सेट में रहते हो तो लोगों से अच्छे बिहेव करते हो, एक काम नेचर में हमेशा सबके साथ ट्रीट आते हो, उसी तरह से आपको यहाँ भी रहना है। फिर हम लोग थर्ड में और भी क्या लिख सकते हैं? अ नर्स शुड A nurse should be must directed by a nurse should be must directed by good and qualified इंस्टीट्यूट। एक नर्स जो होती है उसे अपनी डिग्री, उसे अपनी स्टडी एक क्वालिफाइड और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, तभी वो नर्स कैपेबल है किसी भी पेशेंट को ट्रीट आउट करने के। ये सारे आपके नर्सिंग के सिद्धांत है कि एक नर्सिंग में आपको क्या क्या एक नर्स को होना चाहिए। फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अ नर्स। यहाँ पे एजुकेशन इज नेसेसरी, एटलीस्ट एक नर्स को इतना इनफ एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट कर सके, ताकि वो जान सके। शी शुड मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरी एक्शन एज शी डज, मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कैसे कर रही है, कोई भी एक्शन कैसे कर रही है, कोई भी एक्शन कैसे आपको वर्क फील्ड में ला रही है, उसको पता होना चाहिए जो भी वो कर रही है। वो कैसे होगा? वो उसके इनफ एजुकेशन से होगा। और वो इनफ एजुकेटेड नहीं होगी तो वो कैपेबल नहीं होगी। तो इस तरह से आप नर्सिंग के प्रिंसिपल्स लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। बस आप खुद से सोच के देखना कि एक नर्स का क्या क्या सिद्धांत हो सकता है एक नर्सिंग फील्ड में, बस वो सब आप राइट डाउन कर देना। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें क्या बोला गया है?
जिसमें नाउ कम टू द क्वेश्चन सी, जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब करने को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्क्राइब करने को बोला गया है, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स वाइज आंसर लिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है ये 7 मार्क्स का है, तो आपको बड़ा फ्लो चार्ट बना रहे हैं, और कोशिश करना स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होते हैं, वो जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो वो हमेशा पूरे एक पेज में कैरी होने चाहिए। अगर वो फुल पेज कैरी करेंगे तो जो एग्जामिनर होंगे वो आपकी चेक कर देंगे, और वो फुल पेज कैरी करेंगे तो आपको कम से कम लिखना होगा। बस आप सुंदर से बनाना फ्लो चार्ट, जैसे कि आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो ताकि आपको याद रहे। इस तरह से आप बादल जैसे बना लो ना, बादल जैसे बना लोगे, ऐसे बादल बना के। स्टूडेंट्स यू विल नॉट बिलीव मी बट आई ओनली राइट इन दिस वे। मैं इसी तरह से सिर्फ पेपर लिखती थी, तभी मैं मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, और आप इसी तरह से टॉप लेवल भी खुद से ले सकते हो, टॉप लेवल पे अचीव कर सकते हो। ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव वे में होता है। आप अगर इस तरह से पेपर लिखते हो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। मैं यहाँ पे थॉरली ही बनाई हूँ, नॉट इन अ गुड वे। अगर आप क्लासेस में आओगे, आप बहुत अच्छे से देखोगे, ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये लोग। तो क्योंकि ये बड़ा फ्लो चार्ट था, तो आप ऐसे सर्कुलर वे में, साइकिल के वे में बना सकते हो, और नहीं तो फिर उससे एरो निकाल के इस तरह से ऐसे कर सकते हो आप। फिर उसके बाद जो भी आंसर्स होंगे आपके, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। तो हम लोग आंसर्स में क्या क्या लिख सकते हैं, एक प्रोफेशनल नर्स का क्या क्या क्वालिटी हो सकता है, क्या क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले टीचर। एक नर्स क्या हो सकती है, एक टीचर भी हो सकती है। काउंसलर, एडवोकेट, कम्युनिकेटर, लीडर, मैनेजर, और सारे पॉइंट्स। उसके बाद आप क्या यहाँ पे एक और लिख सकते हो, रिसर्चर। वन, उसके बाद सारे, जैसे कि आप सारे पॉइंट्स फिलअप कर लोगे, देन यू हैव टू नंबरिंग, ताकि आपके एग्जामिनर को दिखे कि आपने कितने पॉइंट्स डाले हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके एग्जामिनर देखेंगे कि आपने कितने पॉइंट्स डाले हैं, देन इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स कि आपने 7 पॉइंट्स मेंशन किया है। पहले हेडिंग देना है, फिर आपको जो फ्लो चार्ट का जो मेन बीच वाला पार्ट होगा, आपको उसमें भी डालना कि आप क्या बनाए हो फ्लो चार्ट के लिए। तो पहले ऊपर भी लिखना है, following are the points for which represents the function and qualities of a professional nurse। पहले हेडिंग भी यहाँ पे डाल देना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके हमेशा लिखना है, जैसा कि मैंने बताया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी डालना है कि फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। अच्छे से आप छोटे छोटे भी लिखोगे तो वो परफेक्ट लगेगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स होगा उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। देन वन बाय वन आफ्टर दिस, ये आप पूरे एक पेज में कवर अप कर लो। देन आफ्टर दिस यू हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन पॉइंट्स इन योर नोटबुक, इन योर आंसर शीट, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या लिखे थे, टीचर। तो एक नर्स को ट्रीट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट में टीचर लिखेंगे, ठीक है। फिर टीचर में हम लोग पॉइंट्स देंगे, ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस जो भी हम लोग पॉइंट्स डालेंगे उसे बस वन लाइनर होना चाहिए, दैट इज इनफ। आप बस वन लाइनर लिखना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अ नर्स शुड बी अ टीचर एज इट रिप्रेजेंट्स, वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स टू क्लाइंट्स टू टीच अबाउट द डिजीज कंडीशन। नर्स टीचर कैसे होती है, तो as she teaches the clients about the disease condition and procedure before applying on the पेशेंट। नर्स टीचर भी होती है जब वो क्लाइंट को बताती है डिजीज कंडीशन के बारे में या फिर किसी भी प्रोसीजर के बारे में जो वो परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, काउंसलर। तो फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे काउंसलर। फिर काउंसलर के भी सब पॉइंट्स में हम लोग क्या डालेंगे कि एज शी काउंसली दी क्लाइंट्स हु आर अनअवेयर ऑफ द एनी टॉपिक, उसमें काउंसलर में ये डाल सकते हैं। फिर फर्दरली उसमें हम लोग एडवोकेट लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर उसमें भी हम लोग सब पॉइंट्स लिखेंगे। एज शी एडवोक द पेशेंट और द क्लाइंट हु आर unaware or who is having problem in their rights। एडवोकेट का काम क्या होता है रियल लाइफ में? अपने राइट्स के जो भी मतलब कि और एडवोकेट का क्लाइंट होता है उसको राइट्स दिलाना। उसी तरह से नर्स भी हॉस्पिटल में क्या करती है, एडवोकेट को राइट्स, क्लाइंट्स को एडवोकेट बन के अपना राइट्स बताती है वहां पे कि हाँ आपका ये राइट्स है, आप इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम के थ्रू आप यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि नर्स बताती है कि हाँ आप यहाँ पे ये जो भी कार्ड्स वगैरह आता है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो भी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वहां पे क्या करती है नर्स, क्या करती है एडवोकेट करती है क्लाइंट्स को, ताकि वो अपने राइट्स को समझ सके। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लीडर। एज अ लीडर नर्स क्या करती है, नर्स लीड करती है। अगर उसमें डोमिनेंट लीडिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी देन शी वुड नॉट हैंडल, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाएगी किसी भी सिचुएशन को। फर्दरली उसी तरह से फिर हम लोग को 6 पॉइंट में लिखना है मैनेजर। तो मैनेजर कैसे, नर्स कैसे मैनेज करती है? एज नर्स मैनेज दी every problematic situation of the hospital as she handle the client of the problem of the client every situation in this हॉस्पिटल। ठीक है, फिर उसके बाद रिसर्चर। नर्स क्या है, एज रिसर्चर क्या वर्क करती है, नर्स रिसर्च करती है कि पेशेंट के जो भी डिजीज कंडीशन है उसके डेप्थ में जाती है, उसके डिजीज कंडीशन के बारे में रिसर्च करती है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को कोई भी कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो उसके लिए वो रिसर्च करती है, वो देखती है क्लाइंट को किस मतलब कि अगर मान लो सीबीएस का प्रॉब्लम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो उस पॉइंट के किस पार्ट में उसको प्रॉब्लम है उस पार्ट के लिए रिसर्च करती है। एट सी रिसर्च अबाउट द क्लाइंट डिजीज कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डिजीज। इस तरह से आप लिख सकते हो ये आंसर, बहुत ही परफेक्टली वे में लिखाएगा। आप बस हमेशा याद रखना कि एक फ्लो चार्ट लिखना है, देन वन बाय वन एवरी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो नाउ कम टू दी शॉर्ट नोट्स। इट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, 5 into 3, इसमें से आपको कोई 3 ही अटेंड करने हैं। ठीक है, तो जब 3 अटेंड करने हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट यू हैव टू ऐड 2 to 3 सब पॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीवर दिया गया है तो फीवर में आप डिफाइन लिख दोगे, काउजेज लिख दोगे, फिर कैसे इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो लिख सकते हो। तो डिफिनेशन, तो फीवर के डिफिनेशन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फीवर के डिफिनेशन में, फीवर इज डिफाइंड। हमेशा स्टूडेंट्स ऐसे ही डिफाइन करना, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं नोट डाउन करना है, आपको लिखना है फीवर इज डिफाइंड एज राइजिंग टेम्परेचर इन बॉडी विच इज मोर अबव देन द नॉर्मल, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा बॉडी टेम्परेचर है कि नॉर्मल से अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है देन दैट इज वुड बी कंसिडर्ड एज फीवर। ओके, हमारा वो किस में आएगा, फीवर में कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 98 पॉइंट। यहाँ पे आप इम्पैक्टफुल के लिए नॉर्मल टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ब्रैकेट में भी हाइपरथर्मिया लिख सकते हो फीवर में। ठीक है, इस एंड इट इज आल्सो नोन एज पायरेक्सिया। ठीक है, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद एक हो गया, जैसा कि मैंने बताया पर क्वेश्चन में 3 सब पॉइंट्स एटलीस्ट 2 ऐड करना है, और नहीं भी तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग केयर कुछ भी बता सकते हो। तो काउजेस तो काफी स्मॉल होता है, उसमें मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो आप लिखना काउजेस ऑफ फीवर, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो पहला एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन में क्या लिख सकते हो, तो HIV लिख सकते हो, कफ एंड कोल्ड लिख सकते हो। उसके बाद आप फर्दरली किसी भी तरह का डिजीज, आप यहाँ पे डिजीज कंडीशन मेंशन कर दिए हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज WBC काउंट, जब हमारे बॉडी में WBC काउंट भी बढ़ते हैं तो फीवर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं,
वैक्सीनेशन, जब हम लोग वैक्सीनेशन भी कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये जो भी हम लोग हमारा जो वैक्सीन होता है वो बॉडी में वर्क करता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे कोरोना के टाइम वैक्सीन जब लिए थे तो उस टाइम हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया था। तो इन सभी टर्म इन सभी काउजेस की वजह से भी फीवर हो सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। फीवर के नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या लिख सकते हो, फीवर के नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लिख सकते हो सबसे पहले टू असेस द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम थर्मामीटर। आप किसी भी मेथड से ले सकते हो, ओरल मेथड या फिर स्किन मेथड या फिर रेक्टम मेथड, लेकिन मोस्टली हम लोग लेते हैं आर्मपिट वाले मेथड से, ठीक है, स्किन वाले मेथड से लेते हैं, जिससे कि हम लोग चेक करते हैं टेम्परेचर। फिर सेकंड पॉइंट में पहले टेम्परेचर हम लोग असेस करेंगे टू असेस द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को क्या भी कितना टेम्परेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग में क्या क्या आता है, पीसीएम आता है हमारा, डोलो आता है। एंड इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन, हेडेक और एनी बैक एक, देन यू कैन ऑल्सो गिव एज अ नर्स एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स भी हम लोग उसको दे सकते हैं, लाइक एनाल्जेसिक्स में कॉम्बिफ्लैम दे सकते हैं, आइब्यूप्रोफेन दे सकते हैं। ये सब ऐसे मेडिसिन है जो कि आप लोग फीवर में दे सकते हैं। फिर अगर अगर हमारा मेडिसिन से भी बॉडी टेम्परेचर नहीं फॉलो अप हो रहा है तो उसके भी सकते हैं हम लोग कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं पेशेंट को। कोल्ड स्पंजिंग में क्या करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग में हम लोग एक ड्राई वेट क्लॉथ लेते हैं जिसको कि वाटर में ड्रॉप करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से रिंस करते हैं, देन अफेक्टेड जो भी हमारा फोरहेड पार्ट होता है उस पर हम लोग रखते हैं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल ऑफ हो जाए और हमारा टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो जाए टू दी 98.6, जो कि हम लोग फीवर में लिखते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट ऐड करेंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है आप अगर अच्छा बड़ा पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन देखो एज आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप हर क्वेश्चन में आप क्या होता है ये लिख सकते हो, काउजेज लिख सकते हो इसके। और थर्ड में एनी हाउ आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि इसके नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो। नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखते हो देन यू विल रियली गेट गुड मार्क्स, एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। अगर 5 मार्क्स है तो 8 पॉइंट्स, अगर 15 मार्क्स के हैं देन 10 to 12 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, ओके। तो अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड इज इमीडिएट केयर और द फर्स्ट care provide to the vulnerable or injured patient or client in order to promote the illness। हम लोग इलनेस से या फिर कोई भी तरह की इंजुरी जो होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एड देते हैं। और फर्स्ट एड किस में देते हैं हम लोग, फर्स्ट एड इमरजेंसी में देते हैं, ठीक है। तो इसके इंडिकेशन में हम लोग लिख सकते हैं इमरजेंसी केस में, जैसे कि हम लोग किस में देखते हैं, कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं, उसमें क्या होता है सीपीआर होता है। फर्स्ट एड में हम लोग सीपीआर भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किस में दे सकते हैं, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम लोग पेशेंट का जो भी ब्लीडिंग एरिया होगा उसको हम लोग किसी भी कपड़े से क्या करेंगे, उसको बांधने की कोशिश करेंगे ताकि ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग का जो कोई भी केयर ट्रीटमेंट होता है वो डायरेक्ट मेडिसिन देना नहीं होता, डायरेक्ट सर्जरी करना नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्स्ट एड, आपको फर्स्ट एड करना होता है किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन, किसी भी तरह का डिसऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एड में ये सब इंडिकेशन में लिख सकते हैं। फिर नाउ कम टू दी बैंडेजिंग, हम लोग बैंडेजिंग में देखेंगे व्हाट इज बैंडेजिंग। तो बैंडेजिंग में लिखेंगे बैंडेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द बैंडेज टू एन अफेक्टेड एरिया ऑफ अ पर्सन in order to promote or prevent from the injury which maintain the skin integrity। किसी भी तरह का मतलब अगर हम लोग को इज नोन एज बैंडेजिंग, हम लोग अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग के बैंडेजिंग में क्यों करते हैं, जैसे कि मान लो पेशेंट का हाथ कटा हुआ है, पेशेंट का मतलब कि हाथ जो है वो खुद से एबल नहीं है अपने हैंड को मतलब होल्ड करने का, तो उस केस में हम लोग बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग के आप लोग टाइप्स भी लिख सकते हो, इससे ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ
बैंडेज, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ बैंडेज लिखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट होगा रोलर बैंडेज, सेकंड क्या हम लोग लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं अधेसिव बैंडेज, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्रेप बैंडेज। आप लोग इसको फर्दरली क्या कर सकते हो, इसको फर्दरली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, वन बाय वन लिख सकते हो। रोलर बैंडेज में तो रोलर बैंडेज में का क्या यूज होता है, जैसे कि किसी भी तरह का अगर आपको मान लो कि स्किन इंटीग्रिटी, जैसे कि मान लो कि आपको हेड में चोट लग गया तो उस टाइम वो रोलर बैंडेज का यूज होता है। अगर मान लो आपका हाथ वगैरह कुछ कट गया है तो उस टाइम भी आपको रोलर बैंडेज में यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग अधेसिव बैंडेज में देखते हैं, अधेसिव बैंडेज वहां पे यूज करते हैं जैसे कि मान लो आपको माइनर कट होता है, जैसे कि आप लोग को मान लो थोड़ा सा लेसरेट हो जाता है या फिर नाइफ से कट जाता है, तो लोग क्या करते हैं वहां पे बैंडेज, अधेसिव बैंडेज यूज करते हैं, तो इसको हम लोग माइनर कट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर बैंडेज, जो भी लिम्ब को, जैसे कि हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, लिम्ब फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगुलर बैंडेज होता है। उसको याद रखना, जो भी हमारा हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं, उसमें ट्रायंगुलर बैंडेज यूज करते हैं, दैट इज कम्स इनटू योर ट्रायंगुलर बैंडेज। फिर आता है क्रेप बैंडेज में, ये किस में यूज कर सकते हैं, ये मसल्स स्ट्रेन में यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का पाँव में अगर मोच वगैरह आ जाता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट एनेमा, व्हाट इज एनेमा, एनेमा क्या है, तो एनेमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर वॉमेन थ्रू द medication or the to in order to nourish the our वॉवेल मूवमेंट। हम लोग किसी भी तरह का जो भी वॉवेल मूवमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको उसमें हम लोग एनेमा को इंट्रोडक्शन देते हैं। हम लोग एनेमा को जो भी इंट्रोडक्शन जो भी होता है सिरिंज वगैरह के थ्रू या फिर एनेमा का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम लोग लोअर लोअर वॉवेल में देते हैं, लोअर वॉवेल में रेक्टम के थ्रू देते हैं, ठीक है। किस लिए देते हैं, कभी कभी आप फ्लश करने के लिए दे सकते हो, कभी कभी आप एस्पिरेट करने के लिए दे सकते हो, कभी कभी आप जब पेशेंट जो होता है सर्जरी वगैरह में जाता है तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हो, ताकि पेशेंट का जो भी स्टमक है उसको एम्प्टी करने के लिए हम लोग उसमें एनेमा दे सकते हैं। तो पहले एनेमा को हम लोग डिफाइन कर, तो पहले एनेमा को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एनेमा का हम लोग इंडिकेशंस लिख सकते हैं, तो इंडिकेशंस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो जो बिफोर परफॉर्मिंग द सर्जरी हम लोग ये लिख सकते हैं, बिफोर परफॉर्मिंग द सर्जरी लिख सकते हैं। उसके बाद और किस किस में हम लोग एनेमा दे सकते हैं, मेडिकेशन में एनेमा देते हैं, किसी भी तरह का अगर मान लो पेशेंट को ओरली में प्रॉब्लम है या फिर इंट्रावेनसली किसी भी थ्रू अगर मेडिकेशन नहीं जा पा रहा है तो हम लोग पेशेंट को एनेमा मेडिकेशन वगैरह रेक्टम के थ्रू भी दे सकते हैं। फिर अगर मान लो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उन लोग को कॉन्स्टिपेशन के केस में भी देते हैं, जो कि मोस्टली ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज करते हैं, जो भी मतलब बोन्स वगैरह का सर्जरी होगा, TKR THR, ये सारी सर्जरी मैं आपको फर्दर बताऊंगी, उन सभी में ये जो होता है वो यूज करते हैं। उन पेशेंट्स में ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। और एनेमा देने का सबसे अच्छा जो मतलब यहाँ पे आप लोग एनेमा टू इंट्रोड्यूस द एनेमा टेक्निक लिख कर भी इसका थर्ड पॉइंट बना सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहले बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द एनेमा यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, तो यहाँ पे लिख सकते हो वॉश हैंड्स क्लीन एंड ड्राई क्लोथ और कॉटन स्वैब। फिर थर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टू यूज द स्टाइल मेथड यूज करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे वो भी स्टाइल होना चाहिए, हैंड वॉशिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो आप इस तरह से स्टेप्स ऐड कर सकते हो, इंडिकेशन ऐड कर सकते हो, फिर डिफाइन भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको क्या क्या बताई, डिफिनेशन ऐड कर सकते हो, इंडिकेशन ऐड कर सकते हो, देन फर्दरली आप क्या, मैं आपको क्या बताई थी वो ऐड कर सकते हो आप। ये इस तरह से आप हर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स कैरी करना, 3 सब पॉइंट्स आपको ऐड करना है, ठीक है। टेक्निक्स मैंने बताया, डिफाइन इंडिकेशन और टेक्निक्स, 3 चीज आपको ऐड करनी है, ठीक है। नाउ कम टू दी वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या है,
तो हम लोग वाइटल साइंस का आंसर में सबसे पहले वाइटल साइन को आपको डिफाइन करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 3 चीजें ऐड होंगी, ठीक है। तो पहले आप एक डिफाइन ऐड कर लेना, फिर आपको फिर उसमें जो जो आते हैं टीपीआर, एक ट्रिक मैं बताती हूँ, टीपीआर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड लास्टली बीपी, याद रखना आप लोग टीपीआर और बीपी। पहले आपको वाइटल साइन का डिफाइन देना होगा, व्हाट इज वाइटल साइन। तो आपको आंसर लिखना होगा vital sign is a body measurement that indicates the body discomfort or any kind of complication in the patient is known as vital sign। ये मैं आप खुद से बना के लिख सकते हो, अदरवाइज ऑथर का भी आप डिफिनेशन यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप कुछ भी इसमें 3 चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, आप यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन कर दोगे कि एनी काइंड ऑफ temperature is defined as any kind of warmness of skin is known as temperature। normal temperature जो भी होगा वहां पे आप नोट डाउन कर दोगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या है, जो कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमारा जो पल्स था वो क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी। उसके बाद हम लोग हमारा जो नॉर्मल पल्स रेट होता है उसको क्या हम लोग लिख देंगे 72 to 100 बीपीएम, मतलब कि 100 बीट पर मिनट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो पल्स होगा सिर्फ हमेशा बीपीएम होगा, मतलब कि बीट पर मिनट। अगर रेस्पिरेशन पूछा जाएगा तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो हम लोग ये रेस्पिरेशन का डिफाइन करेंगे, और नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट भी आप लोग लिख देंगे ताकि वो आपका इफेक्टिव वे में हो। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या है हमारा 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ओके। तो यू डोंट हैव टू राइट जस्ट बीपीएम, यू हैव टू राइट फुल, ओके। आपको फुल लिखना होगा, आप पल्स में लिखना बीट पर मिनट और रेस्पिरेशन में लिखना ब्रीथ पर मिनट, ओके। क्या लिखोगे आप, ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ पर मिनट। अगर आप बीपीएम सिर्फ लिखते हो तो वहां पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ कम टू दी बीपी। बीपी क्या है, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर व्हिच इज exerted on the wall of the artery and vessels is known as ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर का भी जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो लिख देंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है 120/80 mmHg। स्टूडेंट्स हमें हमेशा यूनिट्स मेंशन करने हैं, अदरवाइज आप सिर्फ ये लिखते हो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा सिस्टोलिक और ये होता है हमारा डायस्टोलिक। तो इस तरह से आप पेपर लिखोगे, हर चीज को आप एग्जैक्ट लिखोगे। आप जरूरी नहीं कि बहुत ही ज्यादा थ्योरी वे में लिखो, पॉइंट वाइज लिखना है। डिफिनेशन 1 लाइनर 2 लाइनर का लिखना है, और आपको मिनिमम वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल जो भी होगा वो मेंशन कर देना है, ठीक है। एंड नाउ कम टू दी फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक colored stool due to presence of blood is called। मतलब कि हमारे इस अगर हमारे हमारे ब्लैक कलर का स्टूल आता है तो उसमें क्या होता है, उससे ब्लड होता है। अगर हमारे स्टूल में ब्लड का प्रेजेंस होगा जिसके कारण क्या होता है, ब्लड के प्रेजेंस से हमारा जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। और उसके लिए क्या एक मेडिकल टर्म यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं मेलेना। क्या बोलते हैं, मेलेना। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर बी में, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम। जैसे कि हम लोग इनेमा में पढ़े थे कि इनेमा में जो हम लोग रेक्टम को मतलब कि जो हम लोग एग्जामिन करते हैं उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोस्कोप। क्या बताया था मैंने, फ्रुक्टोस्कोप। अगर आप लोग एग्जामिनेशन में ये लिख के आए होगे देन यू विल गेट मार्क्स। एंड नाउ कम टू द सी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ यूरिन इज, यूरिन का जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, हमारा एवरेज लेके चलो 6 pH होता है, ठीक है। 6 pH होता है, जो कि बिफोर क्या होता है 7 होता है, मतलब कि बिलो 7 होता है, ठीक है। हमारा यूरिन का जो रिएक्शन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, अगर हम लोग ब्लड की उल्टी होती है, ठीक है, खून की उल्टी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये किसमें देखा जाता है, ये मोस्टली टीबी के पेशेंट्स में देखा जाता है। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं,
तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेमाटेमेसिस। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? जाहिर सी बात है, हेम का मतलब हो गया ब्लड, इमेसिस का मतलब हो गया वोमिटिंग। तो ये तो आप देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को स्प्लिटिंग वे में याद करके रखो, ताकि आप यूज कर सको एग्जाम में भी और जहां भी आपको नीड पड़े। उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन इज कॉल्ड, क्या होगा? पायूरिया। अगर यूरिन में पस का अवेलेबिलिटी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायूरिया। पाई का मतलब पस, यूरिया का मतलब यूरिन। डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट इज कॉल्ड, मैं आपको बताई थी डिक्रीज रेस्पिरेशन ऑफ रेट इज कॉल्ड, मतलब कि जब हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होगा बिलो 16 ब्रीथ पर मिनट होगा, तो उसमें कौन सा टर्म यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रैडी ब्रैडीपीनिया। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रैडीपीनिया। ब्रैडी का मतलब होगा हमारा स्लो, पीनिया का मतलब होगा हमारा रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WHO। वो तो आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज, जैसा कि मैंने आपको बताया था ओरल हाइजीन में, आप लोग को ये टर्म याद होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जिंजीवाइटिस, वहां पे गम्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा था तो हम लोग जिंजीवाइटिस बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे टंग में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जिंजीवाइटिस नहीं, ग्लोसाइटिस लिख के आना, ठीक है? ग्लोसाइटिस, किस किस स्टूडेंट्स में ग्लोसाइटिस लिखा होगा उनका आंसर सही होगा तो वो मार्क्स सही होगा उनका। ग्लोस का मतलब होगा टंग, आइटिस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। देखो स्टूडेंट्स, जिस भी टर्म के पीछे आइटिस होगा वो किस में आएगा? वो इन्फ्लेमेशन के अंदर आएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर करना है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। काट दीजिएगा सर। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C इक्वल्स टू, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5/9। अगर आप ये फॉर्मूला से सॉल्व आउट करते हो देन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट हमारा क्या है? हमारा फ़ारेनहाइट है 101 इंटू 32/5/9। तो 101 को 32 से अगर माइनस करते तो कितना आता है हमारा आंसर? यहाँ पे आता है 69 इंटू 5/9। तो फिर 9 को कट करते हैं तो ये 23 बार में आता है, फिर 23 को 3, फिर 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा ये आपका कितना? कुछ समथिंग पॉइंट्स में आएगा, कुछ समथिंग आपका 7.6 में आएगा। आप लोग ये कैलकुलेट बाद में कर लेना। तो 7.6 को हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आपका कुछ 38 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है? फिर लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस इज मेजर्ड बाय विच स्केल, जो हमारा कॉन्सियसनेस लेवल होता है उसको किस स्केल से मेजर किया जाता है? उसको हम लोग GCS स्केल से मेजर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल। Now further come to the next question.
जैसा कि मैंने आपको बताया था जिंजीवाइटिस, मैंने अभी भी वो टर्म बताया था, ये किस चीज से रिलेटेड है? जिंजी का मतलब गम्स, इन्फ्लामेशन इन द गम्स। तो हम लोग मैच द फ्लोइंग में ढूंढेंगे। तो आंसर नंबर पे 3 नंबर पे है, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या होगा? 3। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस चीज से रिलेटेड होगा? इस मैच द फ्लोइंग में हम लोग ढूंढेंगे। तो उनका ये बर्थ डेट है, बर्थ डेट क्या है? 12th में। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या हम लोग मेंशन करेंगे? 4। उसके उसी तरह से हम लोग इनेमा इनेमा देंगे। तो इनेमा मैंने बताया था आपको इनेमा के टॉपिक में कि हम लोग इनेमा किस पोजीशन में देते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ढूंढेंगे, किस पोजीशन में हम लोग इनेमा देते हैं। तो हम लोग पोजीशन ढूंढेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो मैच 2 है वो किस में लिखाएगा? सी में लिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग, सॉरी 2 में लेफ्ट लैटरल पोजीशन है, तो हम लोग 3 नहीं, यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे। जो भी आपके मैच द फॉलोइंग के नंबर होंगे आप सेम नंबर मेंशन करना, अदरवाइज वहां पे मार्क्स गलत हो जाएंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग हरी अप में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को 3 कंसिडर कर लेते हैं और 3 को 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन रिलीविंग ड्रग। तो पेन रिलीविंग ड्रग क्या होते हैं? पेन रिलीविंग ड्रग कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं? तो एनाल्जेसिक्स में आते हैं। तो मैं आपको बताई थी ना, इसमें जो भी एनाल्जेसिक्स में कौन कौन सा आ रहा था, कॉम्बिफ्लाम, आइबुप्रोफेन, ये सब एनाल्जेसिक्स ड्रग है। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या हम लोग 1 मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ई में आता है बीडी। बी का मतलब क्या होता है आप लोग हमेशा याद रखना, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। तो हमेशा बी का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि ट्वाइस अ डे। तो हम लोग ट्वाइस अ डे बीडी का मतलब ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैच नंबर 8 जो होगा क्वेश्चन नंबर एफ से मैच करेगा। फिर उसी तरह से रीजर्जिटेशन, रीजर्जिटेशन में कहा बताई थी? रिफ्लेक्सेस में बताई थी, मतलब कि बैक फ्लो। जो भी हमारा जो मूवमेंट होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जब ऊपर आता है तो उसको बैक फ्लो बोलते हैं। तो बैक फ्लो किस नंबर में? क्वेश्चन नंबर मैच नंबर 9। तो हम लोग जी में क्या करेंगे? जी रीजर्जिटेशन में 9 ऐड करेंगे। उसके उसके पहले एक आइसोलेशन है। आइसोलेशन का क्या होगा? आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, मतलब कि 10th वाला सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 10 किसमें? आइसोलेशन में रखेंगे। उसके बाद जीजोरिटेशन का बैक फ्लो मैंने बताया, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट। तो हम लोग ढूंढेंगे फास्ट हार्ट रेट क्या होता है। टैकी मींस फास्ट, कार्डिया मींस हार्ट रेट, हार्ट रेट ऑफ द कार्डिया, हार्ट रेट मतलब कि कितना रेट होगा। तो इसमें हम लोग सर्च करेंगे कि फास्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे लिखा हुआ है पल्स रेट ओवर 120। तो ये किस में आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आएगा एच में। तो उसको हम लोग एच से मैच करेंगे। फिर डिस्निया मैंने बताया था, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, निया का मतलब होता है ब्रीदिंग। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम लोग आई को 7 से मैच करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? हेमाचूरिया। हेमाचूरिया का मैंने बताया था प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, मतलब कि अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उस टर्म को हम लोग हेमाचूरिया बोलते हैं। तो हम लोग मैच में सर्च करेंगे कि किस में है। तो इसमें आएगा किसमें हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग 5 को मैच करेंगे किसमें? जे में। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को मैच करिएगा, बहुत ज्यादा वो आंसर पेपर में लिख करके उसको ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में ए का क्या आंसर है तो ए का 3 इस तरह से लिखना है आप लोग को। बी का क्या आंसर है तो बी का जो भी 2 इस तरह से लिखना है। डायरेक्ट ऐसे कट्टम कुटिम करके आपको मैच नहीं करना है। स्टूडेंट्स आई होप यू विल नाउ गेट द आंसर। थैंक यू।